तो देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण। अब नामकरण भी देखिए, सबसे पहले हिंदी साहित्य का आता है आदिकाल। सबसे पहले हम चलते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल पे। पहला है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसको अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नामकरण किया गया। सबसे पहले आदिकाल नाम दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल था उसको आदिकाल नाम दिया। वीरगाथा काल दूसरा है, वीरगाथा काल। वीरगाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरता की प्रधानता के आधार पर, क्योंकि इस युग में जो ग्रंथ लिखे जा रहे थे, आदिकाल जिसकी समय सीमा है 1050 विक्रम से 1375 विक्रम संवत, इस युग में जो भी ग्रंथ लिखे जा रहे थे उन ग्रंथों में रासो ग्रंथ थे। रासो ग्रंथों में अधिकतर वीरता की प्रधानता थी, तो वीरता की प्रमुख प्रवृत्ति मान करके इन ग्रंथों की जो प्रमुख प्रवृत्ति थी वो वीरता की थी, और वीरता की उस प्रवृत्ति को ही प्रमुख आधार मान करके और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग का नामकरण वीरगाथा काल रखा। अपना अपना तर्क दिया उन्होंने अपने नामकरण के पीछे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया। को आदि का मतलब होता है शुरू करना, प्रारंभ करना। उन्होंने कहा था यहीं से हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो यहीं से आदि यानी शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था, इसलिए इस युग का नामकरण आदिकाल रखा। अगले जो इतिहासकार हैं वो हैं चारण काल, सर जॉर्ज ग्रियर्सन। सर जॉर्ज ग्रियर्सन उन्होंने इस युग का नामकरण चारण काल रखा। उन्होंने कहा कि इस युग के जो ग्रंथ थे उन ग्रंथों का जो लेखन करने वाले थे वो चारण और भाट थे, अर्थात उन चारण और भाटों की प्रधानता की वजह से उन्होंने इस युग का नामकरण है वो चारण काल रखा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी इस युग को चारण काल कहा, और उन्होंने हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है जिसकी समय सीमा को वो 750 विक्रम से ले गए थे, तो 750 विक्रम से 1000 तक की जो 1000 विक्रम संवत तक का जो समय था उसको तो उन्होंने क्या नाम दिया, संधिकाल। संधिकाल कहा। और उसके बाद 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक का जो समय था उसको उन्होंने चारण काल नाम दिया। किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 750 विक्रम से और 1050 विक्रम संवत तक का जो समय था उसको तो उन्होंने संधिकाल नाम दिया, और 1000 के बाद 1375 विक्रम संवत तक का जो समय था उसको उन्होंने चारण काल नाम दिया। इस तरह उन्होंने आदिकाल को 2 भागों में बांट दिया, संधिकाल एवं चारण काल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने उन्होंने कहा कि संधिकाल के पीछे उन्होंने अपना तर्क दिया कि इस युग में जो साहित्य लिखा जा रहा था तो इससे पहले जो सिद्ध और नाथ साहित्य था, तो नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य और आने वाला जो चारण काल है, चारण साहित्य जो रासो साहित्य है, उन दोनों में संधि हो रही थी, यहाँ आकर के मेल हो रहा था। अगर समझे, हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ हो रहा था तो हिंदी साहित्य के इतिहास में और सिद्ध और नाथ साहित्य में यहाँ करके संधि हो रही थी, इसलिए इसको संधिकाल नाम दे दिया। और उसके बाद चारणों की प्रधानता की वजह से रासो ग्रंथ जो चारणों ने लिखे थे तो चारणों की प्रधानता की वजह से उसको चारण काल नाम दे दिया था। अगले जो इतिहासकार हैं सिद्ध सामंत काल नाम दिया राहुल सांकृत्यायन जी ने।
राहुल सांकृत्यायन जी ने इनको सिद्ध सामंत काल नाम दिया। उन्होंने भी एक तर्क दिया। उन्होंने कहा था कि इस युग में जो ग्रंथ लिखे जा रहे थे उन ग्रंथों में सिद्ध और सामंतों की प्रधानता थी, इसलिए उस सिद्ध और सामंतों की प्रधानता की वजह से इस युग का नामकरण है वो सिद्ध सामंत काल रखा गया। अगला जो इतिहासकार है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको बीज वपन काल नाम दिया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनको बीज वपन काल नाम दिया। और बीज वपन काल नाम देने के पीछे उन्होंने तर्क दिया था कि यहीं से ही वपन का मतलब बोया जा रहा था। बीज किसका? हिंदी साहित्य के इतिहास का, कि यहीं से हिंदी साहित्य के इतिहास का बीज बोया जा रहा था, इसलिए इस युग का नामकरण है वो बीज वपन काल रखा जाए। आ गया समझ? आगे आरंभिक काल। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया किसने? मिश्र बंधुओं ने इसको आरंभिक काल नाम दिया। और आरंभिक काल नाम देने के पीछे उन्होंने तर्क दिया कि यहीं से हिंदी साहित्य का आरंभ हो रहा था, इसलिए इस आरंभ की वजह से इसका नाम आरंभिक काल रखा जाए। ये मिश्र बंधुओं ने कहा है आरंभिक काल। प्रारंभिक काल भी कहा है इसको। प्रारंभिक काल इसको डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। उन्होंने कहा था कि यहीं से हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ हो रहा था, इसलिए इस प्रारंभ होने की वजह से इस युग का नामकरण है वो प्रारंभिक काल रखा जाए। ये कहा था डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त ने इनको प्रारंभिक काल नाम दिया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इनको पुरानी हिंदी काल नाम दिया। पुरानी हिंदी काल, क्योंकि पुरानी हिंदी क्या होती है? अपभ्रंश, और इस समय पुरानी हिंदी अपभ्रंश के रूप में थी, तो इसलिए उन्होंने उस पुरानी हिंदी जो अपभ्रंश थी, जो आज की हिंदी का जो पुराना रूप था, उसी के आधार पर इसको पुरानी हिंदी काल नाम दिया चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इसको पुरानी हिंदी काल नाम दिया। धीरेन्द्र वर्मा ने इसको अपभ्रंश काल कहा। उन्होंने अपभ्रंश काल क्यों कहा था? उन्होंने अपभ्रंश काल इस वजह से कहा क्योंकि इस युग की जो भी रचनाएं थी, आदिकाल की जो भी रचनाएं थी, वो अपभ्रंश और डिंगल पिंगल के मिश्रित स्वरूप को लेकर थी। डिंगल पिंगल जिसमें अपभ्रंश और क्षेत्रीय भाषाएं थी, तो क्षेत्रीय भाषा प्लस अपभ्रंश के जो मेल से जो डिंगल पिंगल भाषा बनी, इसलिए उस डिंगल पिंगल की वजह से, अपभ्रंश की प्रधानता की वजह से इस युग की रचनाओं में जो अपभ्रंश भाषा है उसकी वजह से उन्होंने इस युग का नामकरण अपभ्रंश काल रखा। किन्होंने? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको वीर काल नाम दिया। वीर काल, उन्होंने वीर काल नाम क्यों दिया? क्योंकि इस युग की रचनाओं में वीरता की प्रधानता थी, वीरता का वर्णन था, इसलिए उस वर्णन के आधार पर उन्होंने इसको वीर काल नाम दे दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और लास्ट था अंधकार काल। अंधकार काल, अंधकार काल नाम देने वाले जो इतिहासकार थे वो थे डॉक्टर कमल कुल श्रेष्ठ। डॉक्टर कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा कि ये जो युग था वो अंधकार में था, उसमें स्पष्ट कुछ नहीं था, कुछ पता नहीं था
केवल कल्पना के माध्यम से ऐसा पता लगाया जा रहा है कि इसमें रासो ग्रंथ लिखे जा रहे थे, रासो साहित्य था, इस तरह का था। इसलिए उन्होंने ये संदेह होने की वजह से इसको अंधकार काल नाम दिया। डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ। इस तरह हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आदिकाल था उसके जो नामकरण है उस पर सबसे ज़्यादा विवाद रहा। अलग अलग इतिहासकारों ने इसको अलग अलग नामों से संबोधित किया। ये हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल था। अब है दूसरा मध्यकाल, और मध्यकाल में सबसे पहला है भक्ति काल, जिसको पूर्व मध्यकाल नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, देखिए पूर्व मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस युग के जो ग्रंथ हैं उनकी जो प्रमुख जो प्रवृत्ति थी वो थी भक्ति की, और भक्ति की प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर इस युग का नामकरण उन्होंने भक्ति काल रखा, जिसे सभी इतिहासकार सहमत रहे। हिंदी साहित्य का एकमात्र ऐसा कालखंड है जिसके नामकरण पर कोई विवाद नहीं रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो नामकरण दिया था उसी से सभी इतिहासकार सहमत हो गए थे, भक्ति काल। अगला है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल, इसके नामकरण पे भी विवाद रहा। अलग अलग इतिहासकारों ने इसको अलग अलग नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग के जो ग्रंथ हैं उसकी जो प्रमुख प्रवृत्ति थी वो थी रीति की। रीति का मतलब है काव्यांग निरूपण की, और उस रीति की प्रमुख प्रवृत्ति मान करके और उन्होंने इस युग का जो नामकरण है वो रीति काल रखा। रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग का नामकरण रीतिकाल रखा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस युग का नामकरण श्रृंगार काल रखा। उन्होंने कहा कि इस युग में उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, इस युग में जो भी ग्रंथ लिखे जा रहे थे उनमें अधिकतर श्रृंगारिक भावनाओं का वर्णन हो रहा था। श्रृंगार को लेकर कविताएं लिखी जा रही थी, इसलिए उस श्रृंगारिक भावनाओं के आधार पर इस युग का नाम का श्रृंगार काल रखा जाए। ये कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। मिश्र बंधुओं ने इस युग का नाम का अलंकार काल रखा। उन्होंने भी तर्क दिया अपना। उन्होंने कहा था कि इस युग में जो भी रचनाएं लिखी जा रही थी उनमें अलंकार की प्रधानता थी, आलंकारिक वर्णन अधिक हो रहा था, इसलिए उस अलंकार की जो प्रधानता है वो प्रमुख होने की वजह से इस युग का नाम है वो अलंकार काल रखा जाए। ये कहा था मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने। आचार्य रमाशंकर शुक्ल रसाल, आचार्य रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसको कलाकाल नाम दिया। कलाकाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसको कलाकाल नाम दिया। उन्होंने कहा था कि काव्य के दो पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष, एक कला पक्ष। इस युग में जो कविताएं लिखी जा रही थी उनमें कला पक्ष पर अधिक बल दिया जा रहा था। कला पक्ष जो बाह्य पक्ष होता है, जो काव्य की सजावटी या काव्य को सुशोभित करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, तो उन अंगों पर अधिक बल दिया जा रहा था। इसलिए वो सब जो अंग थे, काव्यांग जो थे, वो सब कला पक्ष में आते हैं। इसलिए उस कला पक्ष में अधिक बल देने की वजह से इन्होंने उसी आधार पर इस युग का नामकरण है वो कलाकाल रखा। अगला जो था भागीरथ मिश्र, उन्होंने इसको रीति श्रृंगार काल नाम दिया। रीति श्रृंगार काल। भागीरथ मिश्र, डॉक्टर भागीरथ मिश्र।
डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने इनको रीति श्रृंगार काल नाम दिया। उन्होंने कहा था कि इस युग में रीति काव्यांग निरूपण की भी प्रवृत्ति थी, साथ में श्रृंगारिक भावनाओं की भी प्रधानता थी, इसलिए इन दोनों ही प्रवृत्तियों को प्रमुख मान करके इस युग का नामकरण है वो रीति श्रृंगार काल रखा जाए, डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने कहा। इस तरह हिंदी साहित्य का जो उत्तर मध्यकाल था, तीसरा जो चरण था उत्तर मध्यकाल साहित्य के इतिहास का, उसके नामकरण पे भी इस तरह से विवाद रहा। अलग अलग इतिहासकारों ने उसको अलग अलग नाम से संबोधित किया। अब आता है हिंदी साहित्य के इतिहास का चतुर्थ जो कालखंड है, जिसको हम आधुनिक काल नाम से जानते हैं। उस आधुनिक काल के नामकरण पे भी हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में विवाद रहा, और वो किस तरह से रहा तो देखिए, चौथा है आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो चौथा चरण है आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस युग में जो रचनाएं लिखी जा रही थी, उन रचनाओं में गद्य की प्रमुख प्रवृत्ति मान करके, गद्य की प्रधानता को प्रमुख मान करके, और उसी के आधार पर इस युग का नामकरण गद्य काल रखा। गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस युग का नामकरण गद्य काल रखा। दूसरे हैं मिश्र बंधु, जिन्होंने इसको वर्तमान काल नाम दिया। वर्तमान काल, उन्होंने कहा कि जो वर्तमान विद्यमान है, जो काल विद्यमान है वो वर्तमान काल है, और वर्तमान काल नाम देते दिया इसको मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने इसको वर्तमान काल नाम दिया। और लास्ट आधुनिक काल नाम। आधुनिक काल जो आज विराजमान है, आधुनिक काल नाम दिया इसको डॉक्टर रामकुमार वर्मा एवं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त, इन दोनों इतिहासकारों ने इस युग का नामकरण आधुनिक काल रखा। इस तरह हिंदी साहित्य के इतिहास का जो नामकरण है वो अलग अलग इतिहासकारों ने इस तरह से अलग अलग रखा। सभी ने अपने नाम के पीछे अपना तर्क भी दिया, लेकिन इन सभी नामकरणों में से जो हिंदी साहित्य में जो प्रमुख रूप से जो प्रचलित में रहे, वो प्रमुख रूप से 4 नामकरण है, जिसमें पहला है हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका जो वर्गीकरण है वो अलग अलग नामकरणों पर किया गया, लेकिन उनमें से प्रमुख रूप से जो 4 नाम हैं वो ही हिंदी साहित्य में प्रचलित रहे हैं, जिसमें पहला है आदिकाल। आदिकाल। दूसरा है भक्ति काल। तीसरा है रीति काल, और चौथा है आधुनिक काल। अर्थात ये 4 नाम ही सर्वश्रेष्ठ रहे हैं, और इन 4 नामों को ही इतिहासकारों ने अधिक अपने इतिहासों में प्रचलन में माना है। तो ध्यान रखना, हिंदी साहित्य के जो इतिहास का जो नामकरण है, वे वर्गीकरण है, वो इस तरह से है। इन 4 नामों को ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ और सबसे ज़्यादा इस तरह साहित्य में इनको इस तरह इस नामकरण को ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है, जिसमें पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। सभी इतिहासकार, अधिकतर इतिहासकार है वो इस नामों से ही सहमत हुए हैं। धन्यवाद।